हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज की वीडियो के अंदर हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ी थी, प्लानिंग कैसे करते हैं। अब उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कल है राखी, रक्षाबंधन है 11 अगस्त को। तो उस दिन पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे इतने सब्सक्राइबर करवा दीजिए या इतने नहीं, सिर्फ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उस स्टोरी पे अमल करना। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों को, अगर आपको स्टोरी नहीं सुननी है तो थोड़ी सी वीडियो को आगे करके जो मैं पॉइंट समझाऊँगा समझ लेना, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। आप अभी 12th क्लास के अंदर, हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप अभी मैच्योरिटी स्टेज में आ रहे हैं, बट आए नहीं हैं। अभी आप उस स्टेज में हैं, स्टेज में आप सिर्फ अपने आप को ये मानते कि मैं ही हूँ, कुछ हूँ और किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ जो पता है वो मुझे ही पता है, मैं ही जैसे मतलब हम अपने पेरेंट्स को भी ये बोल देते हैं कि जो पता है वो मुझे पता, आपको क्या पता, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वो सब चीज़ उस स्टेज में अभी हम हैं। 12th क्लास की जो हमारी स्टेज है उसके अंदर हैं। तो उसमें एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की होती है, वो 10th बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट करती है। उसके बाद रियल स्टोरी है किसी लड़की की, मैं नाम नहीं लूँगी। उसके अंदर क्या है, वो लड़की 10th बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट करती है। उसके बाद वो मेडिकल ले लेती है। मेडिकल के अंदर वो 12th क्लास के अंदर टॉप करती है। टॉप भी वो 12th भी बहुत अच्छे मार्क्स से करती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप टीएमटी के लिए तैयारी कीजिए। वो उसके पेरेंट्स भी दोनों अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी दोनों ही मतलब दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पे थे उसके पेरेंट्स। तो क्या हुआ, उस लड़की ने पीएमटी के अंदर एडमिशन लिया। जब वो फर्स्ट टाइम के अंदर था, 5 साल की पीएमटी होती है हमारे, तो जब वो फर्स्ट ईयर में थी उसमें उस लड़की को किसी से प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली भाग के, मतलब बिना उसके पेरेंट्स की इजाज़त से, बिना उनको बताए उसने उस लड़के से शादी कर ली। अब वो बोल रही है, उसके जो लड़के के पेरेंट्स हैं, कि मुझे पीएमटी कंटिन्यू करनी है, मेरा सेकंड ईयर है। अब पीएमटी में जितने पैसे लगते हैं तो उसके लड़के के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई, कि मुझे मतलब उसके पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं होते, कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, वो लड़का भी इतना कोऑपरेट नहीं करता है उसको। देन वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और पेरेंट्स को कॉल करने के बाद बोलती है कि मुझे आप अपने घर पे ले आइए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो उसके पेरेंट्स अच्छे थे, बट पेरेंट्स तो सबके ही अच्छे होते हैं, पेरेंट्स उसको वापस अपने घर पे ले आते हैं। देन एट दैट टाइम वो लड़की नर्स का कोर्स कर रही है। उसने नर्स का मतलब उसके घर वालों, क्योंकि उसने दोबारा पीएमटी के लिए ट्राई किया और पीएमटी नहीं हुई उससे, वो जो टेस्ट था वो उससे क्लियर नहीं हो पाया, तो देन अभी वो नर्स का कोर्स कर रही है। तो अब सोच के देखिए, आप खुद सोचना है इस चीज़ को। अभी आप, वो लड़की क्या होती अगर वो पीएमटी कर लेती, उसके पेरेंट्स के कहने पे पूरी कर लेती वो 5 साल की, तो अभी वो डॉक्टर होती। और अभी वो क्या है, एक छोटी सी नर्स, कहीं भी काम करने वाली नर्स, वो किसी डॉक्टर के अंडर काम कर रही है। और अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं लेती तो वो किसी नर्स को अपने अंडर काम करवाती, वो एक डॉक्टर होती। तो कितना एक छोटे से डिसीज़न से, कितना सा हमारा डिसीज़न था हमारी लाइफ का, उस डिसीज़न से क्या हुआ, कितना हमारा जो फ्यूचर था, उस लड़की का जो फ्यूचर था वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया उस लड़की का फ्यूचर। तो अभी आप उस स्टेज के अंदर हैं जिस स्टेज के अंदर वो चीज़ नहीं मायने रखती है, वो प्यार मोहब्बत कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ अगर आप कामयाब हैं, अभी मान लीजिए वो लड़की पीएमटी कर लेती, अच्छे से एजुकेटेड हो जाती, उसके बाद अगर वो अपने पेरेंट्स से किसी लड़के के बारे में बताते कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ या मुझे इस लड़के से शादी करनी, उसके माँ बाप बिल्कुल भी मना नहीं करते, उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी मना नहीं करते, क्योंकि लड़की वेल सेटल है और लड़की के अंदर इतना दिमाग। उसके बाद मैं ये नहीं कहती लड़की ही, लड़का भी ऐसा हो सकता है, लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी जब आप एजुकेटेड हो जाते, जब आप वेल सेटल हो जाते हो, उसके बाद आपके पास ये हो जाता है कि आपको इतनी सोचने समझने की शक्ति हो जाती है कि हाँ भाई ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। और एट दैट टाइम अभी आप 12th क्लास के अंदर आपके पास इतनी सोचने की शक्ति नहीं है। उसके बाद मान लीजिए वो पीएमटी कंप्लीट कर लेती, उसके बाद उसके पेरेंट्स क्या उसकी शादी नहीं करवाते, और अच्छे से अच्छे, जितना पेरेंट्स होता है वो अच्छा से अच्छा ही अपने बच्चे के बारे में सोचता है। अगर वो किसी लड़के के बारे में उस टाइम पे बताती तो भी उसके पेरेंट्स शादी करवा लेते।
तो हमारी जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब आप वेल सेटल हो जाओ, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, उसके बाद आप ऐसा कोई डिसीजन लो। जब तक आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो चीज़ फालतू है सब कुछ। अगर आप अपनी लाइफ में सेटल है, मान लीजिए कोई लड़का है लड़की है, दोनों ही सिचुएशन में हम ले सकते हैं। अगर कोई लड़का है वो अपनी लाइफ में सेटल है, उसको लड़की धोखा दे जाती है, वो संभल सकता है क्योंकि उसको वो फाइनेंशियली स्टेबल है। अगर कोई लड़की है उसको लड़का धोखा दे जाता है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो अपनी जॉब करके, तो फिर किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लें तो उसके बारे में पहले 10 बार सोचें कि इस डिसीज़न से आगे क्या होगा। फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर में आपका इस डिसीज़न से क्या आपके फ्यूचर पे अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई भी अपने लाइफ का डिसीज़न लें, क्योंकि एक डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसके बाद मैं लेक्चर नहीं दूंगी आप लोगों को। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होगा? Organizing essential implies a process which coordinate human efforts, assemble resources, and integrate both into a unified whole and utilized for achieving specified objective. स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, चीज़ों की ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर कोई इवेंट है, तो आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी होगी। आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे? भाई फूड काउंटर हमें रखना है, डेकोरेशन हमें कैसे करनी है, डेकोरेशन कमेटी हमें बनानी है, फूड की कमेटी हमें बनानी है, हमें अगर टिकट्स रखनी है तो टिकट की हमें कमेटी बनानी है। तो उन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उस चीज़ को, और कोऑर्डिनेशन के साथ, लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद है इसकी प्रोसेस क्या होगी? ये है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस होगी? सबसे पहले क्या होगा? ऑर्गेनाइजर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई क्या करेगा कि भाई क्या हमें करना है, हमारा गोल क्या है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई एंड डिवीज़न ऑफ वर्क को डिवाइड करेगा एंड उसको आइडेंटिफाई करेगा। ये है हमारा ऑर्गेनाइजर। ये अपने जो भी उसका वर्क है, जो उसका गोल है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड डिवाइड करेगा वर्क्स को इन्हीं जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजर है, उनके बीच में। उसके बाद क्या करेंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगा कि आपका, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल के अंदर फंक्शन है, तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि आपका फूड डिपार्टमेंट है, आपका डेकोरेशन डिपार्टमेंट है, और आपका टिकट का डिपार्टमेंट है, आप टिकट्स देंगे। तो इसने क्या किया? अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। उसके बाद असाइन ड्यूटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन करेगा। ये क्या करेंगे? ये लीडर्स हो गए। ये लीडर क्या करेंगे? असाइन करेंगे, जो अपने नीचे जो काम करते हैं उन बंदों को असाइन करेंगे उनकी ड्यूटीज़, कि आपकी क्या ड्यूटीज़, आपको कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। उन ड्यूटीज़ को क्या करेंगे? ये असाइन करेंगे ये लोग, कि भाई इन्होंने डिवाइड कर दिया कि आपकी, मान लीजिए फूड का कॉर्नर है, तो भाई आप फूड के कॉर्नर पे क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, कैसे आपको सर्व करना है, आपको कितने टाइम के बाद सर्व करना है, वो सारी ड्यूटीज़ वो उसको असाइन करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है उसको एक्स्टेब्लिश करेंगे, अच्छी सी अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे, एक्स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होगा? वो रिपोर्ट करेंगे। ये मतलब अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे तो इनके पास, मान लीजिए कोई इनको दिक्कत है, तो वो अपने जो लीडर है उसको रिपोर्ट करेंगे। जो लीडर है वो किसको रिपोर्ट करेगा? जो ऑर्गेनाइजर है उसको रिपोर्ट करेगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, उस प्रॉब्लम को रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होंगी। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कोई भी काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करके कोई भी काम करते हैं, तो हमें बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगी? हमारी लीड करेगी एक सिस्टमेटिक अलोकेशन, सिस्टमेटिक वे में हमें अलॉट करेगी काम और जॉब्स को, जॉब फोर्सेस को। ये हमारा क्या करेगा? जो हमारा वर्कलोड होगा उसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो हमारे स्पेसिफिक वर्कर हैं वो अपनी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, और उस चीज़ को जो हमारे स्पेसिफिक वर्कर होंगे वही अपने जो जॉब होगी उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा।
इसके बाद हमारा क्या है, क्लेरिफाई इन वर्किंग रिलेशनशिप। जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप होती है ये क्या करेगी, इसके अंदर क्लियरिफाई करेगी हमने कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक, जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, हु इज़ टू बी रिपोर्ट एंड हुम, हमें किसको रिपोर्ट देनी है, हु इज़ टू बी रिपोर्ट एंड हुम, किसको देनी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिफाई लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट एंड टू हुम, हु इज़ टू रिपोर्ट, हमें किसको रिपोर्ट करनी है, एंड टू हुम, किसको करनी है। तो वो सब चीज़ें हमें क्लियरिफाई करेगी कि हमारी रिलेशनशिप कैसी है, किसके साथ हमें किस तरीके से काम करना है। ये हमें हेल्प करेगी कि हमें जो भी हमारी ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करने के लिए, जो हमारी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट के जो हमारे लेवल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कि हमारी रिलेशनशिप किसके साथ कैसी है, वो सब चीज़ें बताने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करेगी। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम अपने जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटेरियल्स, जो हमारे मटेरियल्स है, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी मटेरियल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाएगी थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अडोप्शन टू चेंज। अडोप्शन टू चेंज के अंदर क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अडोमिकेट चेंज टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये क्या करती है, अलाउ करती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलाउ करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है, उसका इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है, तो उसको मॉडिफाई करके रिलेशनशिप अच्छी करके मैनेजर लेवल्स के अंदर स्मूथ ट्रांजेक्शन्स के लिए हम अपने चेंजेस करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगला पॉइंट हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्रोवाइड करवाती है हमें डिस्पर्जन्स ऑफ जॉब एंड रिलेशनशिप ड्यूटीज़। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है वो प्रोवाइड करवाती है, तो वो क्या करेगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाएगी। हम अपनी जो ड्यूटीज़ होंगी उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगी, हमारे जो वर्क है उसको क्लेरिफाई करेगी, हमारी रिलेशनशिप अच्छी रखेगी। अनेबल एंड एग्जीक्यूटिंग, हमें कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करना है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेज देयर बाय बिकमिंग ईजी एंड ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट के अंदर हम इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनली जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगी, क्रिएटिविटीज़ को डेवलप करेगी। जो मैनेजमेंट की जो मैनेजर की जो क्रिएटिविटी होती है उसको डेवलप करेगी ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करेगा हर चीज़ को, तो वो नई नई क्रिएटिविटीज़ सोच के लाएगा, नई नई क्रिएटिविटीज़ करेगा, तो उस चीज़ को डेवलप करेगी ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारे वर्कलोड को कम करने में जो मैनेजर का वर्कलोड है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहेगी। पर्सनल, अगर उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, मैनेजर अपनी जो ड्यूटीज़ है वो दूसरों को बांट देगा, थोड़ा थोड़ा काम दूसरों को बांट देगा, तो उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, तो वो नई नई क्रिएटिविटीज़ सोचने के लिए उसका माइंड फ्री रहेगा, तो वो नई नई क्रिएटिविटीज़ सोच पाएगा। इसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू ग्रोथ एंड diversification of an enterprises by enable its duplicate and existing norms and taking new challenges। नई ग्रोथ के लिए, नई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करती है। हमारी ग्रोथ के, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है उसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजिंग बहुत हेल्प करती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, एंड ये हमें बताती है कि नए नए नॉर्म्स क्या है, न्यू न्यू चैलेंजेस क्या हैं, आप कैसे चैलेंजेस कर सकते हैं, कैसे चैलेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रोथ कर सकती है, वो सब चीज़ों के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हेल्प करती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आज की मेरी जो स्टोरी थी वो पसंद आई, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।